तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एन एस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ सोनिया और आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग मूव करने वाले हैं बेसिकली यूनिट थर्ड, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इन डिटेल्ड मैनर क्लासिकल फिक्शन टू पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। सो ओवरऑल ये फिक्शन राइटिंग्स जो है लिटरेचर में आपसे यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो आपने इसे बेसिकली किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ऑल दी सॉल्यूशन के साथ आज का वीडियो है। टॉप में आपके साथ फिक्शंस डिस्कस करूंगी जो आपने प्रिपेयर करने हैं, एज वेल आई विल सजेस्ट यू वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने हर एक फिक्शन क्लासिकल टू पोस्ट मॉडर्न फिक्शन में प्रिपेयर करने हैं, अपने आप को रेडी रखना है, मेमोराइज करना है उन सभी पॉइंट्स को। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बेसिकली मेरा आज का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे लास्ट 2 और 3 वीडियोस नहीं देखे हैं जो आपके एसोसिएटेड हैं बेसिकली टॉपिक ऑफ कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नाउ डेज। आज मेरा थर्ड वीडियो है बेसिकली जहाँ मैं यूनिट थर्ड आपको कवर कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 2 यूनिट्स कवर करा दिए हैं जहाँ मैंने टॉप ड्रामास यूनिट फर्स्ट एज वेल टॉप पोएट्री फ्रॉम क्लासिकल टू पोस्ट मॉडर्न आपके साथ डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया था। इफ़ यू नॉट वॉच येट दैट पर्टिकुलर वीडियोज ऑफ माई चैनल, गो एंड वॉच। उसके बाद आपने ये थर्ड वीडियो देखना है जहां मैंने आपके साथ डिस्कस करना है क्लासिकल फिक्शन टू पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स रिवाइज करा दूं कि फिक्शन क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्ड मैनर जहां मैंने कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था कि फिक्शन क्या होता है। अगेन मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। फिक्शन आपका होता है फ्रेंड्स कोई भी इज़ एनी नैरेटिव, मीन्स आप बोल सकते हैं फिक्शन इज एनी नैरेटिव दैट इज इमेजिनरी और इन्वेंटेड बाय द ऑथर rather than being a factual account. Hope you understand. And it can appeared in the form of novels, short stories, epics, fable और myth. तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो fiction होता है it can be myth और इट कैन बी एपिक्स, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स एंड आपका कोई पर्टिकुलर पोइट्री। सो यू नेवर जस्ट थिंक अबाउट इट कि फिक्शन तो हमने इलियाड को तो हमने कल एपिक पोइट्री एज ए पोएट्री सेक्शन में स्टडी किया था। वाई आई एम जस्ट इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो ऑफ माइंड, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया आपका फिक्शन कोई भी नॉवल हो सकता है, कोई भी आपका एपिक पोएट्री हो रहा है, लेकिन मेन चीज़ आपने उसके फीचर्स को ध्यान में रखना है कि कोई भी जो फिक्शन होता है वो क्या होता है, जहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है, कैरेक्टर्स मिलते हैं, प्लॉट मिलता है, पर्टिकुलर इवेंट्स मिलते हैं फ्रॉम द राइटर्स इमेजिनेशन, नॉट इन रियल, राइट। तो जो आपको मीन्स इमेजिनरी के थ्रू स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाह रहा है, कोई भी आपका हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसको बताने का तरीका इमेजिनरी है, उसमें कुछ बदलाव किया है, इट मीन्स वो आपका फिक्शन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं। अभी आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी होमर का इलियाड इन द टर्म्स ऑफ फिक्शन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली ये इपिक पोएट्री है आपका होमर का इलियाड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे क्लासिकल फिक्शन की बात करूं जिसमें होमर, विर्जिल, ओविड, हम ये सब ऑथर्स के वर्क पढ़ेंगे, तो क्लासिकल फिक्शंस में आप देखेंगे कि आपको ना मिथोलॉजी को हिस्ट्री के साथ मिक्स्ड करके देखने मिलेगा, राइट। मतलब कि जितना भी आपका क्लासिकल फिक्शन है वहाँ पे क्या फीचर्स होता है, वो कोई भी जो मैथोलॉजी होती है उसे हिस्ट्री के साथ मिक्स्ड करके रिप्रेजेंट करते हैं, एपिक पोएट्री के रूप में आपको दिखाते हैं। एज वेल आपको उसमें कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जैसे वॉरियर्स हो गए, किंग्स हो गए, गॉड्स हो गए। और आपको पता है इसका पर्पस क्या होता है, जितना भी क्लासिकल फिक्शंस होता है, हेरोइक आइडियल्स को दिखाना, मोरल वैल्यूज़ को सिखाना और कल्चरल मेमोरी को प्रिजर्व करना। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एनी फिक्शन राइटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल। तो अगर मैं इलियाड देखूँ आपके होमर का, तो ये आपका एपिक पोएट्री है, ये बात हम सभी जानते हैं, बट इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल फिक्शन टू। एंशियंट ग्रीक बेसिकली लैंग्वेज में इट वॉज रिटन, और इसका जो कंपोजिशन पीरियड है, मीन्स आप बोल सकते हो इट वॉज रिटन अराउंड 8th सेंचुरी BCE। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये आपका बेस्ड है ट्रोजन वार पे। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ट्रोजन वार के जो लास्ट के कुछ वीक्स थे, 2 और 3 वीक्स, जैसे कि आपका 10 ईयर्स का ओवरऑल पीरियड था ट्रोजन वार का, तो बेसिकली उसी ट्रोजन वार को यहाँ पर कैसे मेंशन किया गया है, उसके जो लास्ट ईयर है, मतलब
मतलब उस 10 ईयर्स में जो लास्ट के कुछ वीक्स रिमेनिंग बचे थे, तो उसी को फोकस किया है आपके होमर के इलियाड में, इस इपिक पोएट्री में बेसिकली। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस कहानी में आपको कुछ वीक्स देखने मिलेंगे किस तरीके से जो एस्टाइलस था, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द इपिक पोएट्री, वो किस तरीके से मतलब उसको गुस्सा आता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे लास्ट भी डिस्कस किया था, अगेन मैं आपको बता दूँ 24 बुक्स हैं आपकी किसमें, इलियाड, होमर के इलियाड में, ठीक है। 24 बुक्स आपको देखने मिल जाएंगी, कैंटोज हैं बेसिकली 24 बुक्स के रूप में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने जो भी इसके मेजर इवेंट्स हैं होमर के इलियाड के, उसको आपने एक बार रीडिंग देना है विद सीरियस माइंड, अपने रिफ्लेक्स मूड में आपने उसको अच्छे से स्टडी करना है, जिससे कि वंस रीडिंग में ही आपको क्लियर हो जाए कंप्लीट जो भी इवेंट्स थे। अभी नेक्स्ट हम लोग होमर का द ओडेसी देखेंगे इन रिगार्ड ऑफ क्लासिकल फिक्शन। तो दिस इज ऑल्सो एपिक पोएट्री एंड द पार्ट ऑफ क्लासिकल फिक्शन। एंशिएंट ग्रीक वॉज द लैंग्वेज इट वॉज रिटन, और 8th सेंचुरी का ही आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आपको फ्रेंड्स 24 बुक्स यानी कि कैंटोज में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो बेसिकली बस सेटिंग है वो आफ्टर ट्रोजन वार, जैसे कि इसमें कुछ लास्ट ईयर्स दिखाए गए थे ट्रोजन वार के, बट ओडेसी में क्या होता है होमर के, यहाँ पे जो ट्रोजन वार के जो बाद का आफ्टर का जो स्ट्रगल है उसके बारे में जर्नी दिखाई गई, बेसिकली जर्नी एंड स्ट्रगल ऑफ ओडेसियस, राइट, किस तरीके से वो रिटर्न होते हैं होम को। तो बेसिकली उसके बारे में तो मैं आपको उस वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी भी मैंने आपको बता दिया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो इपिक है आपका बेसिकली ओडेसी, ये फॉलो करता है ओडेसियस जो किंग होते हैं इथाका के, जो लड़ाई करने के बाद कहाँ पे आते हैं, ट्रोजन वार से वापस आ रहे होते हैं। तो आफ्टर द वॉर जब एंड हो जाता है तो ही ट्राइज टू रिटर्न होम। तो यही जो बेसिकली जर्नी है जिसे उन्हें कंप्लीट करने में हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन उन्हें ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उनके जो वीक्स थे, जिसका उनको वीक्स में कंप्लीट करना है अपना जर्नी, उसमें उन्हें ईयर्स लग जाते हैं बिकॉज ऑफ एडवेंचर जो उन्हें फेस करने पड़े ड्यूरिंग अपनी जर्नी एंड टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स जो भी उनके थ्रू फेस की गई। तो उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने देखिए कंप्लीट आइडिया आपको बता दिया, होप अब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्जिल का इनियाड, राइट, दिस वन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल फिक्शन, और इसको भी आपने स्टडी करना है। अच्छा, इससे पहले फ्रेंड्स ओडेसी में भी जितना भी मेजर एपिसोड्स हैं इस पर्टिकुलर इपिक पोएट्री के, उसे आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। मैं ये सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ, क्योंकि आपने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, दीज बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी चलिए हम एनियाड देख लेते हैं वर्जिल का। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट वॉज रिटन ओरिजिनली लैटिन, इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड इपिक पोइट्री है, रोमन क्लासिकल फिक्शन है ये, दिस इज़ रोमन क्लासिकल फिक्शन, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और 12 बुक्स, इसमें आपको 12 बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, मीन्स 12 आपको बुक्स में कैंटोज मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो फ्रेंड्स बेसिकली जो ये आपका वर्जिल का एनियाड है, दिस इज़ द स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी जो बताई गई है वो एनियास की स्टोरी बताई गई है, जो क्या होता है, एक ट्रोजन प्रिंस होता है, मतलब एक वॉरियर होता है, और किस तरीके से वो स्कैप हो जाता है आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय, राइट, आफ्टर द ट्रोजन वार, जब वो एक तरह से हार जाते हैं तो वो किस तरीके से वहाँ से स्कैप हो जाता है। एंड ही मतलब कि उसकी जो जर्नी होती है, किस तरीके से वो इटली पहुँचता है और एंसेस्टर बन जाता है रोमन्स का। तो अबाउट दिस आपको स्टोरी मिल जाएगा एनियाड में, ठीक है। ओवरऑल आपने इसके भी मेन एपिसोड्स देखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और ओरिजिनली इट वॉज रिटन लैटिन लैंग्वेज, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। इपिक पोएट्री है, रोमन क्लासिकल फिक्शन है, 12 बुक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय इलियाड एंड ओडेसी, जो होमर का इलियाड एंड ओडेसी है, ये इन दोनों से ही इंस्पायर्ड है आपका एनियाड। ये चीज़ें आपने ध्यान में, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है, एग्जामिनर के थ्रू आपसे फ्रेम किया जाता है, जिसे आपने आंसर करना होता है, राइट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नंबर 4, ओविड का मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ओविड है
ये आपके इंपॉर्टेंट है, रोमन पोइट हैं, राइट। ओविड वॉज अ रोमन पोइट एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्जिल एंड हॉरेस, ठीक है, उनके कंटेम्प्रेरी हैं वर्जिल एंड हॉरेस के। और ये जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है मेटामॉर्फोसिस, इट वॉज रिटन अराउंड 8th सेंचुरी ड्यूरिंग द अगस्तन एज। मैं किस अगस्तन एज की बात कर रही हूँ? एंशियंट रोम, राइट। आपने ब्रिटिश लिटरेचर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्तन एज कब का है? एंशियंट रोम का। 8th सेंचुरी ड्यूरिंग इट वाज रिटन, और इट इज़ अ नरेटिव पोएम है जिसमें आपको 15 बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें आपकी 15 बुक्स हैं। आपने इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना है। इलियाड ओडेसी 24 बुक्स, एनियाड आपका 12 बुक्स एंड मेटामॉर्फोसिस 15 बुक्स, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। और इसको भी डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में कंपोज किया गया है, जो आपका बेसिकली बेस्ड था मीटर ऑफ क्लासिकल इपिक्स में, जिसे यूज़ करते थे। लाइक आपका होमर का इलियाड हो गया, ओडेसी हो गया, एनियाड हो गया, ऑलमोस्ट ये सभी आपके डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि आपके मेटामॉर्फोसिस में आप बोल सकते हो मैथोलॉजिकल स्टोरीज देखने मिलती हैं, दैट्स वाई ये आपका क्लासिकल फिक्शन का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री को मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि हिस्ट्री को उन्होंने इमेजिनेटिवली प्रेजेंट किया है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द पार्ट ऑफ क्लासिकल फिक्शन। तो ये चीज़ें भी आपने साथ के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है कि क्यों हम इसको फिक्शन के या फिक्शन में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अभी जो मैं आपको 5 से लेकर 10 तक बताऊंगी, ये मे भी आपने पहले नहीं स्टडी किए हो, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट जो 5 नंबर है हमारा, तो फ्रेंड्स नंबर 5 हमारे पास है एप्यूलियस। एप्यूलियस का द गोल्डन एज, only surviving Roman novel. Now be prepared and just memorize जो भी मैं information regarding आपको ये 5 important authors के बारे में बताऊंगी। आपने हो सकता है पहले उसको नहीं स्टडी किया हो, तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना। ये 2nd सेंचुरी से इनका एसोसिएशन है। वॉज अ रोमन राइटर, philosopher and rhetorician, and he is famous for writing the Latin novel. Latin novel writings के लिए हम एप्यूलियस को जानते हैं। एंड इनका जो इम्पॉर्टेंट नॉवल है द नेम द गोल्डन एज, ऑल्सो कोल्ड मेटामॉर्फोसिस, इसको मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है, विच इज़ द ओनली कंप्लीट लैटिन नॉवल दैट स्टिल सर्वाइव्स। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, यही वो इनकी ऐसी नॉवल है द गोल्डन एज, which is the only complete Latin novel that still survives. Okay, Apuleius was influenced by Plato's philosophy. ये Apuleius जो थे आपके प्लेटो की फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं इन वेस्टर्न लिटरेचर एज वेल। इनका जो वर्क है द गोल्डन एज, अगर मैं इसको क्लासिकल फिक्शन का नाम दूँ, सो येस आई एम एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि द गोल्डन एज is a work of classical fiction because it mix myth, magic, adventure and moral lessons in a fictional narrative. That's why we called it the part of classical fiction, right? और in this work इन्होंने जो स्टोरी आप बोलेंगे रिप्रेजेंट किया था, मीन्स जो स्टोरी इसमें रिप्रेजेंट हुई या जो स्टोरी फॉलो किया गया है, उसमें आपको मिलेगा लूसियस। आई एम जस्ट राइटिंग हियर ल्यूसियस। ल्यूसियस मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो एक यंग मैन होता है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है अबाउट मैजिक। मैजिक को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। एक बार क्या होता है, जब वो मैजिक को अप्लाई कर रहा था, आप बोल सकते हो वंस व्हेन ही वाज जस्ट ट्राइंग द मैजिक्स, एक्सीडेंटली क्या होता है, ही टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ डंकी। तो ये डंकी बन जाता है एक्सीडेंटली, राइट, नॉट डेलिबरेटली। तो फिर क्या होता है, जब ये डंकी बन जाता है तो ये ट्रैवल करता है, फिर ये इधर उधर जाता है, फिर ये देखता है एज ए डंकी कि किस तरीके से जो एक डंकी होता है उसको सफ़र करना पड़ता है, कितना एडवेंचर्स उसको देखने पड़ते हैं। इनफैक्ट वो खुद विटनेस बनता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है क्रूल भी है और काइंड भी है टूवर्ड्स एनिमल, राइट। तो बेसिकली ये आइडिया इसको लग जाता है, किसको, ल्यूसियस को। कब लग जाता है, व्हेन ही एक्सीडेंटली बिकम डंकी, राइट। और नेम भी इसका आप देखेंगे द गोल्डन एज। तो इसमें आपको मिल जाएगा फाइनली, इसमें आपको गॉडेस मिलेंगी, उनका नाम है आइसिस, ठीक है। ये आपको गॉडेस मिल जाएंगे। ये क्या करती हैं, इनको हेल्प करती हैं आगे, जब ये डंकी बन जाते हैं आपके ल्यूसियस, तो उनको ये हेल्प करती है कि किस तरीके से ये इनको क्या कर दे, दोबारा से ह्यूमन मतलब बना दे। तो बेसिकली वो इनको बना देती है। तो आफ्टर ऑल आप बोल सकते हैं ये क्लासिकल फिक्शन है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका रियल हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे आपको इमेजिनेशन, फैंटेसी, मैजिक, ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला है। तो ओवरऑल फिक्शनल स्टोरी में ही ये सारी चीज़ें होती है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे नंबर 6, दैट इज हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का एंथियोपिका, ठीक है, एथनियोपिका। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो हेलिडोरस हैं आपके, ये एंशियंट ग्रीक राइटर हैं, ठीक है। ये ग्रीक आपके राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, हु लिव्ड इन 3rd सेंचुरी, ठीक है। एंड ही फेमस फॉर राइटिंग द ग्रेट रोमांस नॉवल जिसका नाम है आपका इथियोपिका। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में टिपिकल, मोर टिपिकल फॉर मी एक्चुअली। तो इथियोपिका, आपने इसका टाइटल ध्यान में रखना है, इथियोपिका एसोसिएटेड है आपके हेलिडोरस के साथ। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मिलते हैं, दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग यू टू जस्ट फोकस दीज ऑल क्लासिकल फिक्शन, इनफैक्ट द ऑथर्स जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दिया है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग ग्रीक और रोमन की बात करें तो इसे आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं, दैट्स वाई, राइट। तो बेसिकली ये जो आप इनका जो वर्क है, जो नॉवल है एथियोपिका, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ग्रीक रोमन नॉवल है। और आप बोल सकते हैं इसको द इथियोपियन स्टोरी भी बोला जाता है। आई एम जस्ट राइटिंग इट, द इथियोपियन, ठीक है, ये ओ है, इथियोपियन स्टोरी। इथियोपिका को द इथियोपियन स्टोरी भी बोला जाता है। ही कंसीडर, जो आपके ये हेलिडोरस हैं, ही कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक prose fiction writer. This thing you will have to keep in your mind. His work shows love, adventure, virtue and fate आपको देखने मिल जाएगा इनके वर्क्स में। और इनकी जो नॉवल है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड करती है लेटर यूरोपियन लिटरेचर को। किनकी नॉवेल्स? हेलिडोरस की। अभी थोड़ा सा मैं आपको एंथियोपिका के बारे में बता दूं, तो ये जो इनका मैंने भी आपको बताया, इथियोपियन स्टोरी भी इसको बोलते हैं, विच वॉज रिटन अराउंड 3rd सेंचुरी। इसको 3rd सेंचुरी में लिखा गया है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एंड कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिक्शन, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक फिक्शन में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स है ये आपका। एज वेल इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो बताइए इथोपियन प्रिंसेस की, राइट और उनके लवर की स्टोरी है इसके अंदर। इथोपियन कौन होती है? एक प्रिंसेस होती है और उनका लवर होता है। उनकी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से वो लोग सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत से एडवेंचर को फेस करना पड़ता है बिफोर दे फाइनली रीयूनियन। तो आफ्टर बहुत सारा स्ट्रगल एंड एडवेंचर के बाद उनका रीयूनियन होता है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाएगा, रोमांस, एडवेंचर, इनफैक्ट मोरल वर्च्यू, राइट। तो ये मैंने ओवरऑल आपको इसके बारे में बता दिया। अभी नेक्स्ट जो है हमारा पेट्रोनियस का इंपॉर्टेंट जो वर्क है सेट्रिकन, ठीक है। पेट्रोनिकस का सेट्रिकन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए पहले मैं आपको पेट्रोनिकस के बारे में बता दूं। ये आपकी रोमन कॉर्टियर राइटर एंड सटायरिस्ट हैं जो 1st सेंचुरी में रह रहे थे, ठीक है। ही वॉज एक्टिव एक्चुअली इन 4th सेंचुरी एंड ही इज़ फेमस एज द ऑथर ऑफ द लैटिन नॉवल। तो जितना भी लैटिन नॉवल है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सेट्रिकन, ये एक लैटिन नॉवल है और अपनी इस नॉवल के लिए ये फेमस थे एंड कंसिडर किए जाते थे वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन वर्क्स ऑफ प्रोज फिक्शन इन वेस्टर्न लिटरेचर। इनके जो वर्क है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सेट्रिकन, जो इनका वर्क है ये एक सटायरिकल है, ठीक है, जिसमें पिकारेक्स नॉवल, इसको पिकारेस नॉवल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पिकारेस नॉवल कौन सी होती है, जहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है रोमन सोसाइटी इन अ ह्यूमर वे, ठीक है। क्योंकि हम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल फिक्शन, दैट्स वाई मेरा जो कंसर्न है वो कम्प्लीटली रोमन पर है, रोमन एंड ग्रीक पर है। तो जितना भी आपको रोमन सोसाइटी में ह्यूमरस मिलेगा, दैट इज़ पिकारेस नॉवल कंसिडर की जाती है। अभी जो सेट्रिकन है ये एंशिएंट रोमन नॉवल है जिसको 1st सेंचुरी अराउंड लिखा गया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क कंसिडर किया जाता है फिक्शन में लैटिन लिटरेचर का, ठीक है। और ये जो स्टोरी है पिकारेस सटायरिकल नॉवल है, जहाँ आपको देखने मिलेगा एडवेंचर, low class in a humor and critical way, that's why we called it picaresque novel, okay। एंड फ्रेंड्स क्योंकि ये जो नॉवल है सेट्रिकन यहाँ आपको रियलिस्टिक एवरीडे रोमन लाइफ देखने मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है फ्रॉम इलियाड, ओके। जितना भी इलियाड अभी जो पीछे हमने देखा ओडेसी, तो उनसे लिटिल बिट डिफरेंट है। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लॉन्गस, ठीक है। लॉन्गस का डेफिन्स एंड कॉली, ठीक है, क्लॉई, इसको क्लॉई पढ़ेंगे, क्लॉई,
राइट। तो लॉन्गस का डैफिन्स एंड क्लोई, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको लॉन्गस के बारे में बता दूं। वॉज एन एंशियंट ग्रीक नॉवलिस्ट हैं जो अप्रॉक्स आप बोल सकते हो ही लिव्ड एक्चुअली 2nd ऑफ सेंचुरी एंड ही इज़ नॉन फॉर राइटिंग अ सिंगल सर्वाइविंग वर्क। इनका यही सिंगल सर्वाइविंग वर्क है, डैफिन्स एंड क्लॉई। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनका एक पेस्टोरल लव रोमांस है जो स्टोरी कहीं ना कहीं 2 फाउंडलिंग्स की है। यानी कि आप फाउंडलिंग समझते हैं ना, जो ऑर्फन चाइल्ड होते हैं उनके, इसमें 2 बेबीज़ होते हैं। देखिए डफिन्स इसमें बॉय होता है और ये जो आपकी क्लॉई है ये इसमें गर्ल होती है। अब क्या होता है, इन दोनों को ना शेफर्ड के थ्रू नर्ज किया जाता है। दे वर नर्ज्ड बाय शेफर्ड। और एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे ये मतलब कि ग्रो अप होते हैं टुगेदर साथ में, दे स्लोली डिस्कवर द मीनिंग ऑफ लव एंड डिज़ायर। और फाइनली जब एंड होता है नॉवल का तो पता लगता है सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसे ही नॉवल का एंड होता है तो आप देखेंगे कि ये जो बच्चे होते हैं, मतलब कि आपके डफिन्स और जो क्लॉय होती हैं, इन दोनों को, ये दोनों ना एक्चुअली नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ बाद में रिवील्ड होती है एट द एंड ऑफ द नॉवल। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डफिन्स एंड क्लॉय। आपने ये टाइटल्स ध्यान में रखने हैं और एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर एक बार को आपको एक्सप्लेनेशन जो भी मैं रिगार्डिंग बता रही हूँ, अगर वो चीज़ आपकी मिस भी हो जाए तो उससे ज़्यादा आपने बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। अभी नंबर 9 ल्यूसियन का ट्रू हिस्ट्री देखते हैं। इसको मैंने कल अपने पोस्ट भी किया था अपने चैनल पर। एंड यू नेवर नो फ्रेंड्स, ओनली 9% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने राइट आंसर किया था। अदरवाइज जितना भी रिमेनिंग परसेंटेज था वो लोग थे जिन्हें इसका आंसर पता ही नहीं था। तो बेसिकली जो ल्यूसियन है, इनका जो ट्रू हिस्ट्री है, इसे साइंस फिक्शन कंसिडर किया जाता है, वेस्टर्न लिटरेचर का फर्स्ट साइंस फिक्शन, राइट, क्लासिकल साइंस फिक्शन। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। चलिए मैं पहले आपको लुसियन के बारे में बता दूँ। जो लुसियन है, ही वॉज ये आपके मतलब सटायरिस्ट हैं एंड रिटोरिशियन हैं, 2nd सेंचुरी से बेसिकली बिलोंग करते हैं। एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज ह्यूमरस एंड क्रिटिकल प्रोस वर्क विच यूजली, जिसे मॉक किया जाता है, ट्रेडिशनली बिलीफ मिथ, मतलब जिसे मॉक्स बोला जाता है। तो इनका जो वर्क है ट्रू हिस्ट्री, अभी ट्रू हिस्ट्री जो इनका वर्क है ये 2nd सेंचुरी में लिखा गया है। अर्लीस्ट नॉन एग्जाम्पल इसको कंसिडर किया जाता है साइंस फिक्शन का इन वेस्टर्न लिटरेचर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट नॉन साइंस फिक्शन सटायरिकल ट्रैवल नैरेटिव, तो आंसर भी है लुसियन का ट्रू हिस्ट्री। ठीक है, जो आपके ग्रीक सटायरिस्ट हैं। कौन ग्रीक सटायरिस्ट हैं? आपके ल्यूसियन, ये ग्रीक सटायरिस्ट हैं आपके। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ट्रू हिस्ट्री इनका फर्स्ट नॉन साइंस फिक्शन सटायरिकल ट्रैवल नैरेटिव, सटायरिकल ट्रैवल नैरेटिव आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट है आपका साइंस फिक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो ट्रू हिस्ट्री इनका जो वर्क है, क्या है इसके अंदर, वट एग्जैक्टली इनसाइड आपको क्या मिलेगा इसमें। तो ये जिसमें ना जो नरेटर होता है वो मतलब कि ट्रैवल्स करता है टू द मून, टू द सन, इनसाइड अ जांट वेल। मतलब ओवरऑल उसने इतना सारा मतलब ट्रैवल किया है नरेटर ने। तो अभी वो विटनेस बन गया है कि उसने देखा कि किस तरीके के टाइप ऑफ स्पीशीज़ हमारे जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो वर्ल्ड है उसमें रहते हैं। अगर वो उसने सी में भी जाके देखा, जहाँ उसने जांट वेल को देखा, सन पे भी जाके देखा, मून भी देखा, तो उसने देखा कि मतलब कितना टाइप्स ऑफ मतलब आप देखेंगे जीव आपको मिलते हैं। ठीक है, अजीब अजीब स्पेशीज़ आपको देखने मिलती है। इनफैक्ट फिर वो ना मॉक करने लगता है राइटर्स पे और कहता है कि मतलब कि मॉक करके राइटर्स को बोलता है हु क्लेम टू राइट ट्रू हिस्ट्रीज बट एक्चुअली रॉट फिक्शनल टेल्स। वो कहता है कि जो राइटर्स ये सोचते हैं कि हमने ट्रू हिस्ट्री रिप्रेजेंट किया है, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ फिक्शनल टेल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस पर वो मॉक करने लगता है। अभी आपने ये आइडिया ध्यान में रखना है, क्योंकि मे बी दे कैन आस्क यू दिस आइडिया बेस्ड वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर लें, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ट्रस्ट मी, जितना भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉप क्लासिकल फिक्शंस बता रही हूँ, इनका अगर आपको नॉलेज भी है ना, यू नेवर नो आपको कब क्वेश्चन मिल जाए। एग्जामिनेशन में आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका आपने अभी एनालाइज कर ही लिया होगा। जो 27 लास्ट अभी जो जून को एग्जामिनेशन हुआ है, हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। अभी जो हमारा टॉप 10 है, चैरिटन, नॉट चैरिटन, इसको कैरिटन बोलेंगे, कैरिटन। ठीक है, इनका जो वर्क है कैलिरॉय, राइट। तो कैरिटन का कैलिरॉय देखते हैं। कैरिटन कौन है? ये आपके एंशियंट ग्रीक नॉवलिस्ट हैं जो 1st सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही नॉन अर्लीस्ट ग्रीक प्रोस रोमेंस राइटर। ठीक है, और इनका जो वर्क है कैलियो, जो इनका कैलिरॉय,
कैलिरॉय जो इनका वर्क है ये इनका ओल्डेस्ट कंप्लीट ग्रीक रोमेंस नॉवल है जो सर्वाइव है, दैट हैज सर्वाइव्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको स्टोरी मिलेगी। एक ब्यूटीफुल वुमन होती है जिसका नाम होता है कैलिरॉय। ठीक है, एक ब्यूटीफुल वुमन का नाम होता है, इसमें एक मैन भी होता है, एक नोबल यंग मैन होता है जिसका नाम होता है कैरियस। आई एम जस्ट राइटिंग हियर कैरियस, राइट। ये एक यंग मैन होता है। अच्छा, आफ्टर ना इनकी सीक्रेट मैरिज हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब कि इस जो ये लेडी होती है, जो विमेन होती है कैलिरॉय, इसको ना मतलब ब्लेम कर दिया जाता है फॉल्सली, मतलब उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं होता, उसको ब्लेम कर दिया जाता है सोसाइटी के थ्रू। फिर इसको ना अटैक करने लगते हैं लोग। अब अटैक जब इसके ऊपर किया जाता है तो लोगों को लगता है कि शी गॉड डाई, लेकिन ये मरती नहीं है। इसको क्या करते हैं, जो पायरेट्स होते हैं जिन्हें आप समुद्री डाकू बोलते हो ना, पायरेट्स, वो इसको उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और एक स्लेव बनाकर रखते हैं बाद में। किसको? कैलिरॉय को, द ब्यूटीफुल वुमन को। ठीक है, अभी जो लास्ट में क्या होता है, ये स्टोरी इसी तरीके से आगे चलता है, किस तरीके से इनका सेपरेशन होता है आफ्टर लॉट ऑफ एडवेंचर, किस तरीके से फाइनली वो लोग रीयूनियन होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपका रोमांस नॉवल है, ग्रीक कंप्लीट रोमांस नॉवल है जो सर्वाइव है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको रीयूनियन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस वर्क बेसिकली इंस्पायर्ड, जितने भी लेटर रोमांस राइटर्स थे तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड हुए थे पर्टिकुलर विद दिस वर्क। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स आपको क्लासिकल फिक्शन में टॉप 10 क्लासिकल फिक्शंस बता दिए। अभी हम लोग मूव करेंगे मेडिवल फिक्शन। देखिए, जो समझाने की ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो क्लासिकल में रहती हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अनफैमिलियर होती है उसमें से कुछ। अभी मेडिवल फिक्शंस होप आपने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि जॉफ्री चौसर का ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा। अभी इसको मैं इन रिगार्ड फिक्शनल आपको समझाऊंगी कि वाई वी कॉल्ड इट द वर्क ऑफ फिक्शनल। तो फ्रेंड्स, आपका जॉफ्री चौसर का ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा जो आपकी 1380s ड्यूरिंग मिडल एजेस इन इंग्लैंड में लिखा गया है, और जॉफ्री चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जिन्होंने इसे पर्टिकुलर लॉन्ग नैरेटिव पोएम को लिखा है, एंड इट वाज रिटन इन राइम रॉयल। ये सभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था। अभी बेस्ड क्यों हम इसको बोलते हैं कि ये आपका फिक्शनल वर्क है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन अ लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। ठीक है, तो इसमें जो ट्रॉइलस होता है वो कौन होता है? ट्रोजन प्रिंस तो ही होता है, और किस तरीके से वो क्रेसिड से मतलब फॉल इन लव हो जाता है। तो इसमें आपको देखने मिलेगा सम फिक्शनल सम इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स। अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स एंड प्लॉट हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द पार्ट ऑफ फिक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके इम्पॉर्टेंस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कब लिखा है, किस बेसिकली फॉर्म में इट वॉज रिटन, राइम रॉयल स्टैंजाज में लिखा है। तो इम्पॉर्टेंट बेस्ड किस पे है? बकाशियो, राइट, फिलोस्ट्राटो, जो बकाशियो का एल फिलोस्ट्राटो है उसी पर ये बेसिकली बेस्ड है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, तो बेसिकली गाइस सेकेंड वन चौसर का द कैंटरबरी टेल्स स्टोरी कलेक्शन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौसर वन ऑफ द फर्स्ट मेजर राइटर्स टू यूज़ द लंडन डायलेक्ट ऑफ मिडल इंग्लिश, which later became, just because of Geoffrey Chaucer, the standard for English, राइट। तो ये ग्रेट अचीवमेंट है आपके जॉफ्री चौसर का, जो आपने ध्यान में रखना है। एंड ही रोट बोथ पोएट्री एंड नैरेटिव फिक्शन, दोनों ही चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और द कैंटरबरी टेल्स हो गया आपका, जो इनका फ्रेम नैरेटिव पोएट्री है, जिसमें आपको पिलग्रिम्स का ग्रुप मिल जाएगा, वो किस तरीके से स्टोरीज सुनाते हैं, सोशल पिक्चर्स ऑफ मेडिवल इंग्लैंड की रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आपका क्या है? दिस इज द फिक्शनल वर्क। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव थॉमस मेलॉरे का ली मॉर्ट डी अर्दर। नंबर थर्ड वी हैव थॉमस मेलॉरे। थॉमस मेलॉरे आपके इम्पॉर्टेंट इंग्लिश राइटर हैं एंड नाइट हैं ऑफ द लेट मिडिल एजेस के, और बेसिकली ये बेस्ट जाने जाते हैं द ऑथर ऑफ द प्रॉस रोमांस। प्रॉस रोमांस के लिए हम इनको जानते हैं, आपके थॉमस मेलॉरे को। एंड ली मॉर्ट डी अर्दर, यानी कि इसका मतलब क्या है? द डेथ ऑफ अर्दर। ये इनका बेसिकली 1485 में पब्लिश हुआ है बाय विलियम कैक्सटन। इसको विलियम कैक्सटन के थ्रू पब्लिश कराया गया। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एज वेल इट इज़ द मोस्ट फेमस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ अर्दरियन लेजेंड्स इन इंग्लिश। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको मल्टीपल मिलते हैं, और इसमें आपको टोटल 21 बुक्स मिल जाएंगी।
मॉर्टडी अर्दर में 21 बुक्स आपको देखने मिल जाएगी। और बेसिकली यहाँ पर जो स्टोरीज़ आपको मिलेंगी, इसमें टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ आपको देखने मिलेंगे। अभी वो कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं, मोर देन वन, वो सभी आपने एक बार, ओनली वंस आपको उसको रीड करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका यूनिफाइड वर्जन है अर्देरियन लेजेंड्स का, इंग्लिश में कंप्लीट यूनिफाइड वर्जन कंसिडर किया जाता है। और इसमें आपको ब्लेंडिंग्स देखने मिलती है मेडिवल शिवलरिक आइडियाज़ की एज वेल ह्यूमन इमोशंस की विद द ट्रेजेडी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन क्योंकि बनता है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू। और इसको पब्लिश किसके थ्रू कराया गया है? विलियम कैक्सटन के थ्रू कराया गया है 1485 में। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट्स, ये आपकी 14th सेंचुरी की शिवलरिक रोमांस पोयम है, जिन्हें मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है। और इसके ऑथर जो हैं वो अननोन है, यानी कि एनोनिमस आप मान के चले। तो बेसिकली पर्ल पोएट जो हैं आपके, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, एनोनिमस इसके आपके ऑथर हैं। और ये आपका 14th सेंचुरी का शिवलरिक रोमांस पोयम है। और इस पोयम में आपको, क्योंकि सर गैविन जो नाइट होते हैं एंड द नाइट्स ऑफ राउंड टेबल, उनके एडवेंचर के बारे में बताया गया, इनके इन अ ह्यूमरस वे। ठीक है, उनके ऑनर के बारे में बताया है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड इसका थोड़ा सा स्टोरी देख लीजिएगा, अदरवाइज आपने सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। एंड वन ऑफ द, क्योंकि ग्रेटेस्ट अर्दरियन रोमांस है ये भी आपका, और आइडल नाइटली कोड पर बेस्ड है मिडिल एजेस का। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वी हैव जॉन गावर का कन्फेसियो अमांटिस। तो बेसिकली जॉन गैवर आपके जॉफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरी भी हैं एंड इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, इंग्लिश पोएट हैं, राइट, जो ड्यूरिंग मिडिल एजेस में ही मतलब एक्टिव थे। एंड ही रॉट एक्चुअली 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन, इन 3 लैंग्वेजेस में ये लिखते थे। एंड ही वॉज रेयर एंड शो हिज स्कॉलरली नेचर। तो बेसिकली इनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो डिटेल मैनर में स्टडी करना है, दैट इज़ कन्फेसियो अमांटिस। इसके बाद आपने वॉक्स कैलेमिटीज़ भी देख के जाना है इनका, क्योंकि वहाँ से भी कभी आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं। बट कन्फेसियो अमांटिस आपने देखना है, द लवर्स कन्फेशन, जिसका मीनिंग है द लवर्स कन्फेशंस, या इसका जो आपका कन्फेसियो अमांटिस का मीनिंग है द लवर्स कन्फेशन। तो इसको इंग्लिश में लिखा गया था, एक लॉन्ग पोयम है जिसमें आपको मिक्स मिल जाएगा लव स्टोरीज विद मोरल लेसन्स। तो दिस इज़ हिज मोस्ट फेमस वर्क। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इनफैक्ट इट कंसीडर द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री अलॉन्ग विद चौसर। कौन? आपके जॉन गॉवर, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एज वेल वट यू हैव टू कीप इन योर माइंड द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलिए, द रोमांस ऑफ द रोज, ग्लूम डी लॉरिस एंड जीन डी म्योन। तो फ्रेंड्स, मेडिवल पीरियड का आपका द रोमांस ऑफ द रोज इज़ अ फेमस एलेगोरिकल पोयम है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन ओल्ड फ्रेंच, इसको ओल्ड फ्रेंच में लिखा गया है। एंड इट हैज़ अबाउट 21,000 लाइन्स, वर्ड्स में लिखा गया है। और 21,000 आपको इसमें लाइंस मिल जाएंगी अप्रॉक्स। एंड इट वॉज रिटन एज अ ड्रीम विजन। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, ड्रीम विजन में लिखा गया है ये। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और जो रोज़ है उसको विमेन एंड लव से कहीं ना कहीं सिंबलाइज किया है, राइट। नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका 7 नंबर है, बीवीज ऑफ हैम्पटन, ये आपका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ऑफ शिवलरिक रोमांस। शिवलरिक रोमांस का ही एग्जाम्पल है और पॉपुलर हुआ था मेडिवल इंग्लैंड में। एंड मिडिल इंग्लिश रोमांस बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं। और इसको फर्स्ट एंग्लो नॉर्मल फ्रेंच में लिखा गया था 13th सेंचुरी। ठीक है, और लेटर इसको ट्रांसलेट कराया गया है मिडिल इंग्लिश में। ये चीज़ें आपने इसकी ध्यान में रखनी है। एंड देयर इज़ नो नीड टू जस्ट स्टडी इन अ डिटेल्ड मैनर। नेक्स्ट वी हैव ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड। ठीक है, मेडिवल रोमांस। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका मेडिवल रोमांस है, जिसको बेसिकली 12th सेंचुरी में लिखा गया था और ओल्ड फ्रेंच में इट वाज ओरिजिनली रिटन। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ओल्ड फ्रेंच में इट वाज ओरिजिनली रिटन और वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लव स्टोरीज में से एक कंसिडर किया जाता है मेडिवल यूरोप की। और ये जो आपका बेसिकली पार्ट है अर्दरियन ट्रेडिशंस का, राइट, जो किंग अर्थर है ना, उसकी बोल सकते हैं लेजेंड से एसोसिएटेड है जो उसकी स्टोरी है। तो बेसिकली आपको इसमें ट्रैजिक लव देखने मिलेगा ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड के बीच में,
राइट, जो प्रिंसेस होती हैं। तो ये मेल होता है इसमें एंड ये फीमेल होती है कैरेक्टर। तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस आपने चीज़ें ध्यान में रखना है। ये भी आपका क्या है, द पार्ट ऑफ मेडिवल रोमांस है। नेक्स्ट भी है पार्जिवल, ठीक है, वॉल्फ्रेन वॉन स्टैम्बेच। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपका जर्मन इपिक रोमांस है, राइट। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, जर्मन इपिक रोमांस, ठीक है। नो नीड टू जस्ट स्टडी इन अ डिटेल्ड मैनर। नेक्स्ट वी हैव द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प, अर्ली ऑटोबायोग्राफी, प्रोटो नॉवलिस्टिक। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपका इंपॉर्टेंट, द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प, दिस कंसिडर द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन 15th सेंचुरी अराउंड 1438। तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ये अर्ली ऑटोबायोग्राफी कंसिडर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल लाइफ एंड पिलग्रिमेज की मिल जाएगी, जो मार्जरी कैम्प है, ठीक है, जो एक क्रिश्चियन मिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली आपने जो चीज़ ध्यान में रखना है, फैक्ट्स ओनली आपने ध्यान में रखना है कि इट इज़ कंसिडर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई ऑटोबायोग्राफी। ओके, अभी जल्दी से हम लोग मूव करते हैं रेनेसा फिक्शन। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो रेनेसा फिक्शन है, रेनेसांस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है आपका जितना भी ग्रीक एंड रोमन था, क्लासिकल लर्निंग था, इसका रीबर्थ होने लगा। अभी जो जितने भी राइटर्स थे उन्होंने ऐड ऑन करना शुरू कर दिया सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड वर्ल्डली लाइफ इनटू जितना भी आपका ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लर्निंग था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एड ऑन होता जा रहा है एज टू एज। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, थॉमस मोर का यूटोपिया। दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ रेनेसा फिक्शन, राइट। तो बेसिकली आपके जो थॉमस मोर है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ग्रेट लेवल पर पूछे जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स की फिगर कंसीडर किए जाते हैं ऑफ द इंग्लिश रेनेसा एंड अ क्लोज फ्रेंड है आपके इरास्मस के। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, दैट्स वाई मैं इस फोकस कर रही हूँ अपने इस फैक्ट्स को बताने के लिए। एंड अगर आप इनके बारे में मोर जानेंगे, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, तो उतना ही आपके लिए गुड होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको इनसे बेसिकली आपको मिलता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो थॉमस मोर हैं ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे रेनेसा ह्यूमनिज्म एंड अर्ली प्रॉस फिक्शन ट्रेडिशन को इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। और इनका जो ये टेक्स्ट है यूटोपिया, इनका एक सोशियो पॉलिटिकल फिक्शन है जिसे इन्होंने एज ए फ्रेम नैरेटिव लिखा था, और इसको इन्होंने 2 बुक्स में डिवाइड किया है। जो 2 बुक्स इनकी हैं, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, 2 बुक्स में इट वॉज डिवाइडेड। तो फर्स्ट जो है उसमें ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं करप्शन को, इनजस्टिस को और कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी को। और जो सेकंड बुक है उसमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक इमेजिनरी आइलैंड जिसका नाम इन्होंने यूटोपिया दिया है, और एक ऐसी जगह जो रियल में तो है ही नहीं। तो दैट्स वाई दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ रेनेसा फिक्शन। तो बेसिकली वो एक यूटोपिया की कल्पना करते हैं जो रियल में नहीं है, वो एक ऐसे आइलैंड की इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग जो रहते हैं वो इक्वालिटी, कम्युनल ऑनरशिप के साथ रहते हैं, और जिनका कोई भी प्राइवेट वेल्थ नहीं होता है, रिलीजियस टॉलरेंस वहाँ देखने मिलेगा, एडुकेशन एंड रैशनल लॉज मिलेंगे, जो एक्चुअल में तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो कहीं पर भी नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द imagination of Thomas More in the Utopia. This is important work written by Thomas More. तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, it was originally written in Latin, right, and later it translated into English. इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। एंड एग्जाम्पल है ये आपके अर्ली रेनेसा प्रॉस फिक्शन का, और इसमें आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगी फिक्शन की विद पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ, और कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस प्लेटो का जो द रिपब्लिक है उसका आपको इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर वर्क में देखने मिल जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग फिलिप सिडने का अर्कैडिया देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिलिप सिडने के बारे में बता दूं, वॉज एन इंग्लिश रेनेसा पोइट हैं, कर्टियर हैं, सोल्जर हैं, ऑफकोर्स क्रिटिक भी हैं, और कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो बेसिकली सिडने वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेनेसा मैन, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली वर्क है, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्कैडिया, ये इनका एक प्रॉस रोमांस है, मतलब कि एक फिक्शन है, अ एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन एज द टॉपिक ऑफ टुडेज। तो बेसिकली इट वॉज रिटन
1580s अराउंड इसको लिखा गया है 1580s एंड पोस्टमस इसको पब्लिश कराया गया है 1590 में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक प्रोस रोमांस है जिसे आपके सिडने ने लिखा है, जिसे फिक्शनल आइलैंड एक फिक्शनल जो लैंड है अर्कैडिया, जो एंशियंट ग्रीस है बेसिकली, तो वहाँ पे इसको सेट किया गया है। तो इसमें आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे लाइक पेस्टोरल रोमांस, शिवलरिक एडवेंचर्स टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पर मतलब एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे। और इसमें आपको स्टोरी मिलेगी टू प्रिंसेस की, ठीक है। तो किस तरीके से वो डिस्गाइज कर लेती हैं अपने आप को एंड और फिर वो एडवेंचरस क्वेस्ट पर जाती हैं, लव एंड ऑनर देखने मिलता है। तो ऑब्वियसली देयर आर टू वर्जन। इसमें जो फिलिप सिडने का अर्कैडिया, इसके टू वर्जन है, एक तो है ओल्ड अर्कैडिया राइट, और एक आपका है न्यू अर्कैडिया। तो बेसिकली जो मोर डायरेक्ट प्ले आपको ओल्ड अर्कैडिया में मिलेगा एंड जो न्यू अर्कैडिया है उसमें आपको मोर कॉम्प्लेक्स एंड लिटरेरी स्टाइल मिलेगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नाउ आपने बस चीज़ ध्यान रखनी है, एलिजाबेथन प्रोस फिक्शन स्टाइल में लिखा गया है। इसमें आपको रोमांस, पॉलिटिक्स, एडवेंचर्स देखने मिल जाएगा एज वेल। इम्पॉर्टेंट है और लिखा किसके लिए गया है? फॉर सिस्टर। इनकी जो सिस्टर है द नेम मैरी सिडने, उसके लिए लिखा गया है, ठीक है। मैरी सिडने, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है तो इसका आपने ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। जॉन लिली का यूफ्यूज़ द एनाटॉमी ऑफ विट, सो इसे भी आपने अच्छे से स्टडी करना है, मैं सारे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो, सोर्स फॉर शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल का सोर्स है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एज वेल। करवेंटिस का डॉन जॉइट्स, ये आपने देख के जाना है। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन एलेगोरिकल एपिक है, प्रोटो नॉवेलिस्ट एपिसोड्स है। एंड मार्गरेट कैवेडिश का आपको द ब्लेजिंग वर्ल्ड, प्रोटो साइंस 51666। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको मार्गरेट कैवेंडिश के बारे में बता दूँ। ये फीमेल राइटर हैं, इनफैक्ट साइंटिस्ट हैं ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसिडर की जाती थी वन ऑफ द अर्लीस्ट फीमेल राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन एंड यूटोपियन लिटरेचर, ठीक है। तो बेसिकली यूटोपियन लिटरेचर एज वेल साइंस फिक्शन में इनको फर्स्ट कंसिडर किया जाता था। और इनका जो ये इंपॉर्टेंट वर्क है राइट, द नेम द ब्लेजिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका जो टाइटल है बेसिकली इसको 1666 में पब्लिश कराया है, यहाँ पे लिखा भी है। एंड द ब्लेजिंग वर्ल्ड इसे कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन एंड यूटोपियन फिक्शन। साइंस फिक्शन एंड यूटोपियन फिक्शन, आपने ये चीज़ ना ध्यान में रखनी है क्योंकि कई बार ना यहाँ से आपको फर्स्ट अर्लीस्ट से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा होता है तो आपको पता ही नहीं होता क्या है। तो ब्लेजिंग वर्ल्ड क्या है एग्जैक्टली, ये आपका अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स है ऑफ साइंस फिक्शन, मतलब वी हैव मोर बट इट ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस फिक्शन एंड यूटोपियन फिक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक यंग वुमन जो किस तरीके से फैंटेस्टिकल पैरेलल वर्ल्ड में मतलब कि कन्वर्ट हो जाती है, उसमें मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे उस वर्ल्ड के बारे में, तो उसी को इन्होंने ब्लेजिंग वर्ल्ड बोला है। फैंटेस्टिकल जो वर्ल्ड है उसी को उन्होंने पैरेलल किया है ब्लेजिंग वर्ल्ड से। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी, आपने बस जो चीज़ें मैंने फैक्ट बताया उसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी हैव लेज़ारिलो डी टॉर्मस द लाइफ ऑफ लेज़ारिलो, ये इनका एक पिकारेस्क है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये यूरोपियन लिटरेचर से एसोसिएशन है द लाइफ ऑफ लेज़ारिलो और लेज़ारिलो डी टॉर्मस, ये आपकी बेसिकली यूरोपियन लिटरेचर का पार्ट है। वहाँ की फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल कंसिडर किया जाता है इस पर्टिकुलर नॉवल को, जो आपकी मतलब ऑटोबायोग्राफिकल एडवेंचर्स के बारे में बताता है। पुअर बॉय जिसका नाम ही क्या होता है, लेज़ारिलो होता है, ठीक है। वो किस तरीके से मतलब एडवेंचर को फोकस करता है, तो उसी की लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया है। एक पुअर इंसान की लाइफ के, एक जो लो मतलब आप बोल सकते हैं ना लो कास्ट की जो बातें बताते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये यूरोपियन कल्चर का, यूरोपियन लिटरेचर का पार्ट है, आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एंड व्हाट यू हैव टू जस्ट थिंक इन योर माइंड, ये जो आपकी राइटर हैं ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेशनैलिटी इनकी स्पेन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दैट्स वाई मैंने इंक्लूड किया है। जो 10 है हमारा नेक्स्ट वन, रेबलेस। तो बेसिकली जो ये आपके फ्रेंकोइस रेबलेस हैं, जो आपके फ्रेंच रेनेसा राइटर हैं, फिजिशियन हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिकल राइटर ऑफ द रेनेसा। फ्रेंच लिटरेचर से एसोसिएशन है। एंड इनका जो इम्पॉर्टेंट ये वर्क है, इसका नेम ना बड़ा अजीब सा है, आई कांट प्रोनाउंस हियर, तो आप देख लीजिएगा लिखा है यहाँ पर। तो बेसिकली ये इनका जो एक सीरीज़ है जिसमें 5 कॉमिक नॉवेल्स हैं,
ठीक है। ये सीरीज़ है, इसमें आपको 5 कॉमिक नॉवेल्स मिल जाएंगी। और ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है फ्रेंच। देखिए आपका जो वर्ल्ड लिटरेचर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आई नो आप अनफेमिलियर हैं कि एक अजीब अजीब से राइटर्स के नेम है, क्योंकि ये फर्स्ट वन आपका यूरोपियन लिटरेचर से एसोसिएटेड है। हम इनको ज़्यादा ना स्टडी नहीं करते, हम लोग सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर को की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये कुछ फेमस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको इनका सिर्फ नेम और इनका टाइटल याद है जिससे एसोसिएशन है, ट्रस्ट में आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं ना, जो हम बोलते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये एक्चुअली वही है। ठीक है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई आई इंक्लूड इन लिस्ट। तो अगर आप चाहें तो इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं, आपको कुछ भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा इनको स्टडी करके, आपके लिए लॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग मूव करते हैं न्यू क्लासिकल फिक्शन की तरफ, जो आपका 1662 1798 है। यहाँ आपको कुछ फैमिलियर राइटर्स देखने मिलेंगे, होप मैं आशा करती हूँ। चलिए थोड़ा सा न्यू क्लासिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम जितने भी फिक्शन है और जितने भी राइटर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स 17 टू 18 सेंचुरी जितना भी यूरोप स्पेशली इंग्लैंड में आपका जो मतलब फिक्शन लिखा गया है वो आपका इंक्लूड होता है न्यू क्लासिकल फिक्शन में। और इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा क्लासिकल प्रिंसिपल्स, ऑर्डर, मतलब इन्फ्लुएंस तो देखने मिलेगा ही भाई, जो भी हमने पीछे स्टडी किया उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने मिलता है। इनफैक्ट हम कुछ एड ऑन भी करते हैं लिटरेचर और एजेस वाइज। तो ये चीज़ आपने ध्यान में, बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि न्यू क्लासिकल में फोकस किया जाता है मोरालिटी, सोशल सटायर एंड रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, अभी जो फर्स्ट वन है हमारा जॉन बनियन का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जॉन बनियन है आपके प्यूरिटन प्रीचर समझते हैं ना आप, इंग्लिश प्यूरिटन प्रीचर हैं, राइटर भी हैं ये आपके, और बेस्ट नॉन है एलेगोरिकल क्रिश्चियन फिक्शन के लिए हम इनको जानते हैं। और इनके ना वर्क्स में आपको देखने मिलेगा किस तरीके से इनका जो फेथ है टुवर्ड्स प्यूरिटन रिलीजियस बिलीव्स, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी, मोरल लेसन्स, ये अपनी राइटिंग्स में इनकी राइटिंग्स में आपको देखने मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन प्रिजन। आपको सभी को पता होगा जॉन बनियन ने काफ़ी ईयर्स थे अपनी लाइफ के जो प्रिजन में बिताए थे, और जहाँ उन्होंने प्रीच किया था विदाउट लाइसेंस, ड्यूरिंग विच ही रॉट हिज मेजर वर्क्स, राइट। तो ये चीज़ आपको फैक्ट्स पता होगा। अभी इनका पिलग्रिम प्रोग्रेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह आपसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। इसको 2 पार्ट्स में पब्लिश कराया है। सबसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 1678 एंड द सेकेंड वन 1684। तो बेसिकली एलेगोरिकल नॉवल है जिसे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में से लिखा गया है, और स्पिरिचुअल जर्नी इसमें दिखाई गई है ऑफ अ क्रिश्चियन। जो नेम होता है क्रिश्चियन, वो किस तरीके से अपने होम टाउन सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसे बोला जाता है, और कहाँ पे जाता है, सेलेस्टियल सिटी यानी कि हेवन की तरफ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जर्नी के बारे में दिखाया गया है, अलॉन्ग विद वो किन किन से एनकाउंटर करता है, लाइक टेम्पटेशंस हो गए, ऑब्स्टैकल्स हो गए, मोरल चैलेंजेस, जो भी चीज़ें उनको मतलब एनकाउंटर होती है ड्यूरिंग जर्नी, तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर बताया गया है। तो बेसिकली इनका ये जो नॉवल है फेथ, साल्वेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ थीम जैसे पर बेस्ड है। और इसमें आपने चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, ये इनका एलेगोरिकल फिक्शन है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, स्पिरिचुअल जर्नी इसमें दिखाई गई है, सिंपल नैरेटिव है, एज वेल न्यू क्लासिकल मोरल टोन में लिखा गया है, एज इट इंक्लूड इन द न्यू क्लासिकल फिक्शन। अभी नेक्स्ट जो हमारी है एफ्राबैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैसे तो जॉन बनियन से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, और इनका ये जो मैंने फिक्शन इनका इंपॉर्टेंट बताया द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये भी आपको करके जाना है। ओवरऑल जितना भी मैंने टॉप में आपको बता रही हूँ एजेस वाइज, आपने इन सभी को स्टडी करना है। अभी चलिए स्टडी करते हैं एफ्राबैन को। तो भाई आपकी एफ्राबैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं। शी कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल, इन्हें फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल कंसीडर किया जाता है। मैं सभी चीज़ें यहाँ पे राइट डाउन नहीं करी, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इनफैक्ट हर रॉट, इनके जितने भी वर्क्स हैं, मतलब जितने भी वर्क शी रॉट, फोकस करते हैं लव, पॉलिटिक्स, कॉलोनियलिज्म एंड जेंडर इश्यूज़ को। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपका कौन सा राइटर्स बेसिकली फोकस व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स को कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन हैं जिन्हें आप इजीली आंसर कर देते हैं अगर आपको इतना भी नॉलेज है। ठीक है, तो इनके वर्क्स बेसिकली लव, पॉलिटिक्स एंड कॉलोनियलिज्म, जेंडर इश्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। एंड शी वॉज रॉयलिस्टिक, ठीक है, बहुत रॉयलिस्टिक थी। और एज ए स्पाई फॉर किंग चार्ल्स II इन्होंने वर्क किया था बिफोर हर लिटरेरी करियर। ये क्या काम कर रही थी, एज ए स्पाई फॉर किंग चार्ल्स II। जब ये अपनी लिटरेरी करियर में, जब अपनी राइटिंग्स करियर में इन्होंने कदम नहीं रखा था, उससे पहले ये जो काम करती थी एज ए रॉयलिस्टिक थी एंड वर्क कर रही थी एज ए स्पाई फॉर किंग चार्ल्स II। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अभी इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है ऑर्नुकू, जिसे द रॉयल स्लेव भी बोला जाता है,
रॉयल स्लेव भी इसको बोलते हैं, अर्ली नॉवल है इंग्लिश की। एंड 1688 द पब्लिकेशन ऑफ, और इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश नॉवल कंसीडर किया जाता है जो बेस्ड है स्लेवरी कॉलोनियल फिक्शन। ठीक है, तो उस स्टोरी में आपको देखने मिलेगा किस तरीके से जो ऑर्नुकू हैं, ऑर्नुकू मतलब कि कैरेक्टर भी है, मेन कैरेक्टर भी है, वो एक अफ्रीकन प्रिंस होता है और किस तरीके से वो बिट्रे करता है टेकन टू सरनेम। ठीक है, तो श्योरी नेम लेने के लिए वो क्या करता है, मतलब कि बिट्रे करता है, इंस्लेव्ड करता है, और किस तरीके से मतलब ये जो पर्टिकुलर इनका वर्क है स्लेवरी पर बेस्ड है, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ऑलमोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रिगार्डिंग एफ्रा बैन मिले, इनकी सभी मेजर वर्क्स देखना, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन, डैनियल डिफॉय का रॉबिन्सन क्रू। तो फ्रेंड्स, आपके डैनियल डिफॉय भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनफैक्ट नॉवलिस्ट हैं, और इनको फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल भी बोला जाता है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पाइनियर थे वर्क्स इन प्रॉस फिक्शन में, राइट। तो बेसिकली इनका जो आप राइटिंग स्टाइल देखेंगे वो कहीं ना कहीं रियलिज्म, जैसा कि मैंने बताया न्यू क्लासिकल, कहीं ना कहीं रियलिज्म, एडवेंचर, मोरल लेसन्स की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगा था, और कहीं ना कहीं एड ऑन भी कर रहा था जितना भी उनका क्लासिकल लर्निंग्स था उसको लेकर एज वेल एड ऑन कर रहे थे कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स। तो ओवरऑल न्यू क्लासिकल में आपको इस पर्टिकुलर राइटर में आपके जो डैनियल डिफॉय हैं ये सभी कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगे। अच्छा, इनके जो वर्क्स हैं मॉल फ्लैंडर्स इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम रॉबिन्सन क्रू। तो बाकी अगर मैं आपसे रॉबिन्सन क्रू की बात करूं तो ये आपका 1719, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, 1719 में पब्लिश हुआ है, और इसको फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कंसीडर किया जाता है जो लिखी गई है रियलिस्टिक प्रॉस फिक्शन स्टाइल में। ठीक है, वाई आई एम जस्ट गोइंग टू गिविंग यू दीज और फैक्ट, क्योंकि मैंने जितना भी टॉप वर्क ऑफ टॉप राइटर का इंक्लूड किया है उसका कुछ ना कुछ स्पेशल थिंक है, दैट्स वाई आई इंक्लूड इन दिस रॉबिन्सन क्रू, क्योंकि आपका फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है जिसे रियलिस्टिक प्रॉस फिक्शन स्टाइल बोला जाता है, दैट्स वाई इट इंक्लूड इन दिस लिस्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने डिफॉय का मेल फ्लैंडर्स, अभी पीछे मैंने बोला आपने ये भी देख के जाना है क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि ये फर्स्ट नरेटिव है एंड सर्वाइवल, सेल्फ रिलायंस, कोलोनाइजेशन थीम्स पर बेस्ड है, दैट्स वाई एग्जामिनर ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ थीम एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। चलिए लेट्स मूव ऑन, जोनाथन स्विफ्ट, गुलिबर्स ट्रैवल। तो बेसिकली जोनाथन स्विफ्ट इम्पॉर्टेंट वन अगेन, एंड ये आपके एंग्लो इरिश सटायरिकल एसेइस्ट हैं एज वेल पैम्फलेटियर हैं। ठीक है, और इनको कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट सटायरिकल राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अदर सटायरिकल राइटर्स के साथ आपके जोनाथन स्विफ्ट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है लिटरेचर में, और इनकी जो राइटिंग्स है उसमें आपको ह्यूमन फॉलीज, ठीक है, रिलीजन, सोसाइटी के बारे में देखने मिल जाएगा, और इनके जो फेमस वर्क हैं उसमें हमारे पास और भी हैं, बट गुलिवर ट्रैवल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1726, रिमेंबर 1726 इट वॉज पब्लिश्ड, एक एलेगोरिकल सटायरिकल नॉवल है जिसे 4 पार्ट्स में लिखा गया था। तो बेसिकली इसमें ट्रैवल को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अभी वो कौन कौन सा ट्रैवल है उसके जो 4 पार्ट्स हैं उसके आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मैं अभी बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी इनके बारे में काफ़ी बार बता रखा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सटायरिकल प्रॉस फिक्शन है, एलेगोरिकल नॉवल है, ट्रैवल नैरेटिव है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया है, ह्यूमन फॉली के बारे में बताया गया है, फर्स्ट पर्सन ट्रैवल नैरेटिव है, एंड इंपॉर्टेंट है न्यू क्लासिकल में। ठीक है, नेक्स्ट वन सैमुअल रिचर्डसन का पमेला। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे सैमुअल रिचर्डसन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, एंड ही कंसीडर द फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इन्हें फाउंडर्स कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल्स, और इनफैक्ट ही नॉन फॉर एपिस्लरी नॉवेल्स के लिए भी इन्हें जानते हैं, जो नॉवेल्स लेटर फॉर्म्स में लिखी जाती हैं, एंड एज वेल ही एक्सप्लोर साइकोलॉजी, मोरालिटी, सोशल नॉर्म्स इन हिज राइटिंग्स। सो ओवरऑल इनका क्लैरिसा आपको वर्क देख के जाना है, सर चार्ल्स ग्रैंडीसन आपको देख के जाना है, एंड पमेला तो आपने देखना ही देखना है, जो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो पमेला द वर्च्यू रिवॉर्डेड जो सब टाइटल है, इसका सब टाइटल पर भी आपको फोकस करना है। वाई? बिकॉज सब टाइटल से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो वर्च्यू रिवॉर्डेड, दिस इज द सब टाइटल ऑफ पमेला, एंड इट वॉज पब्लिश 1740 एंड इट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन। कंसीडर फर्स्ट मेजर इंग्लिश एपिस्लरी नॉवल, फर्स्ट एपिस्लरी नॉवल
वाई आई एम जस्ट गिविंग दिस लिस्ट, क्योंकि हर एक जो मेरा वर्क है, जो भी मैंने इंक्लूड किया है, इम्पॉर्टेंट है। हर एक वर्क की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो बेसिकली अब आपको पता लग गया होगा हाउ और वाई डिड आई जस्ट इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट अलॉन्ग विद एजेस। ओके, तो चलिए, पमेला का आपको पता चल गया कि इट इज़ फर्स्ट मेजर इंग्लिश इपिस्लरी नॉवल, एंड इसमें आपको पमेला एंड्रयू की स्टोरी मिल जाएगी, जो एक सर्वेंट गर्ल होती है, किस तरीके से वो रसिस्ट करती है, सिडक्शन अटैम्प्ट्स करती है अपने मास्टर्स पर। मिस्टर बी भी इसमें आपको मिल जाएंगे, और किस तरीके से ये स्टोरी जो होती है आगे फॉलो होती है। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करना है, समरी देख के जाना है पमेला का। एंड फर्स्ट पर्सन लेटर्स इसमें आपको देखने मिल जाएंगे, एंड दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी है। एपिस्लरी नॉवल है, मोरल फिक्शन है, सोशल क्रिटिक है, एंड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश द लैंग्वेज इट वॉज रिटन। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन द रिचर्डसन का क्लैरिसा। तो फ्रेंड्स, ये जो इनका क्लैरिसा है, जिसका फुल टाइटल और सब टाइटल द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, पेज खराब हो जाता है मेरा। बाकी 1748 इसका पब्लिकेशन है, 1748। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, क्लैरिसा इज़ एन इपिस्लरी नॉवल टोल्ड थ्रू लेटर, जिसे लेटर्स के थ्रू टोल्ड किया गया है। क्लैरिसा हार्लो इसमें एक यंग वेमन होती है, जो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। किस तरीके से वो शी परस्यूड बाय लवलेस, ठीक है, तो उसकी स्टोरी के बारे में बताया, किस तरीके से सिड्यूस किया जाता है उसको, एंड टाइप्स ऑफ स्टोरी आपको देखने मिलेगी। क्योंकि मैं समराइज़ नहीं कर रही कंप्लीट, आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। एपिस्लरी नॉवल है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है, वर्च्यू मोरालिटी थीम्स पर बेस्ड है, फर्स्ट पर्सन लेटर्स इसमें दिखाए गए हैं, एंड ऑफ कोर्स 18th सेंचुरी इंग्लिश फिक्शन एंड लेटर नॉवलिस्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स, अगेन इंपॉर्टेंट वन। तो फ्रेंड्स, हेनरी फील्डिंग भी आपके इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट हैं, मेजर फिगर एक्चुअली कंसिडर किए जाते हैं 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में। एंड इनके जो वर्क्स हैं उसमें आपको रियलिज्म, सटायर, कॉमेडी एंड सोशल कमेंट्री देखने मिलेगा। एंड इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है ये टॉम जॉन, इसके अलावा इनके जोसेफ एंड्रयू, एमिलिया, दीज इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको जिनकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख के जानी है। बट टॉम जोन्स एंड इसका सब टाइटल द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। 1749 बेसिकली द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एंड इसमें आप देखेंगे कि ये कॉमिक नॉवल है, जिसमें कंबाइन किया गया है एडवेंचर को, रोमांस को एंड सोशल सटायर को। और किस तरीके से जो टॉम जोन्स होता है एक फाउंडलिंग होता है, यानी कि ऑर्फन होता है, और वो ग्रो अप होता है इन द केयर ऑफ स्क्वायर ऑलवर्दी। ऑलवर्दी इसमें अनदर कैरेक्टर होते हैं, और किस तरीके से लास्ट में रिवील्ड होता है कि जो टॉम जोन्स होता है उन्हीं की सिस्टर का एक्चुअली बेटा होता है। तो स्टोरी आप इसको पढ़ना, पूरी स्टोरी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, ट्रिस्टम शैंडी, लॉरेंस टर्न का, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में टॉम जोन्स, ट्रिस्टम शैंडी, क्लैरिसा जैसी नॉवेल्स रिपीट होती हैं, तो ये रिपीटेड फॉर्म में आपको एग्जाम में मिलती है, दैट्स वाई आई इंक्लूड। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं लिटरेचर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो एटलीस्ट जो मैं ये कंप्लीट कंटेंट आपको सीरीज़ चला रही हूँ कंप्लीट सिलेबस की फ्रेंड्स, और यूनिट 3 पे हम बेसिकली आज पहुँचे हैं। तो अगर आप एक पूरी कंप्लीट यूनिट मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं, मेरे साथ प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपका 70% जो बेसिकली आपका जो एक नॉलेज होता है ना लिटरेचर को लेके, वो आपको गेन हो जाएगा। तो आपने बहुत सीरियसली इन सभी चीज़ों को देखना है, पूरा दिन बैठ के नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने स्मार्ट एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है टूवर्ड्स योर स्टडी। ओके, नेक्स्ट वन, टोबियास स्मॉलेट का रॉड्रिक रैंसम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम में मैचिंग्स एंड अगेन क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। अभी लेट्स मूव ऑन द रोमांटिक फिक्शन, इंपॉर्टेंट है 1798 टू 1837, इसके बाद विक्टोरियन आ जाता है। मैरी शेली का फ्रैंकनस्टाइन आपने स्टडी किया है, कई बार मैंने इसके बारे में बताया है, इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देख के जाने हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैरी शेली आपकी इंपॉर्टेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं, एंड ऑफ कोर्स शी नॉन फॉर फ्रैंकनस्टाइन द मॉडर्न प्रॉम्थस, दिस इज द सब टाइटल ऑफ फ्रैंकनस्टाइन, 1818 पब्लिकेशन। और ये आपकी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की डॉटर है, कौन? आपकी मैरी शेली, ठीक है, डॉटर ऑफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जो फेमिनिस्ट राइटर इंपॉर्टेंट है, एंड विलियम गॉडविन की जो फिलोसोफर है उनकी बेसिकली डॉटर है ये। एंड इनके वर्क्स में ना आपको साइंस, मोरालिटी टाइप्स ऑफ
थीम देखने मिल जाएंगे जो कि आपको फ्रैंकनस्टाइन में देखने मिलेगा। अभी फ्रैंकनस्टाइन का आपको सब टाइटल ध्यान में रखना है, दैट इज़ द मॉडर्न प्रॉम्पथस, ठीक है। 1818 पब्लिकेशन है, गॉथिक एंड साइंस फिक्शन नॉवल है। एंड विक्टर फ्रैंकनस्टाइन जो इसमें एक साइंटिस्ट होते हैं, किस तरीके से वो एक लिविंग क्रिएचर को क्रिएट कर देते हैं और वो डेड बॉडी पार्ट से डेड बॉडी पार्ट से एक क्रिएचर को क्रिएट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है। बनने के बाद एक ऐसा क्रिएचर बन जाता है जिस पर वो बाद में बहुत अफसोस करते हैं कि मैंने क्यों बनाया। ऑफकोर्स उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी वो किल कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आप इसको स्टडी करेंगे बहुत अच्छी स्टोरी है और क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। तो ओवरऑल आपने सिग्निफिकेंस इसका पाइनर्ड साइंस फिक्शन है, इथिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन आपको देखने मिलेगा ओवरऑल। अभी नेक्स्ट आपका जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके बारे में स्टडी करना है। सोशल आपका नॉवल है ये बेसिकली, एंड इनकी जितनी भी नॉवेल्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी देख के जाना। जैन ऑस्टिन का ईमा देख के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन अभी आपको रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं आपके लिटरेचर के, तो मैचिंग्स में आपसे ईमा पूछा गया है। जैन ऑस्टिन का सेंस एंड सेंसिबिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट। वॉल्टर स्कॉट का वेबरले भी आपको देख के जाना है। स्कॉट का इवान हो भी आपको देख के जाना है। देखिए मैं सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, इन्हें तो आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है प्रिपेयरिंग करने में, ओके। एंड फ्रेंड्स ये जो मेल मॉथ है ना, द वॉन्डरर, ये एक गॉथिक नॉवल है, इसे भी आपने स्टडी करना है। चार्ल्स मॉर्ट्यून की। एंड रेडक्लिफ का द मिस्ट्री ऑफ उडाल्फो, गॉथिक है ये भी। जेम्स हॉक का द प्राइवेट मेमोर एंड कन्फेशंस ऑफ जस्टिफाइड स्नर, ये भी देख के जाना है। विलियम गोल्डविन का आपको कैलेब विलियम्स देख के जाना है। इन्हें आपने बहुत स्टडी ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस आपको टाइटल एंड ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से हम लोग विक्टोरियन फिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, 1837 टू 1901, और इसके बाद हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, बेसिकली आपने चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, शार्लोट ब्रॉन्टी, जॉर्ज एलियट एंड इन सभी ओवरऑल जितने भी राइटर्स, थॉमस थाकरे, जितने भी विक्टोरियन फिक्शन जिन्होंने लिखा है, इनके सभी मेजर वर्क्स आपको स्टडी करने हैं, उनकी डिटेल स्टडी करनी है। जितना आइडिया है ये चीज़ें आप कर लेना। आप बार बार पूछते हैं ना मैं कौन कौन से वो टॉपिक्स स्टडी करूँ, क्या मेरे को सारे करने हैं, तो मैं आपको बता दूँ। आपके विक्टोरियन एज हो गई, मॉडर्न एज हो गया, और अभी इसके पीछे हम लोगों ने कौन सा एज पढ़ा था, वी वर स्टडिंग अबाउट द रोमांटिक। तो आपने ओवरऑल इन 3 एजेस को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। यहाँ से एक वाइड एरिया आपसे पूछा जाता है, राइटर्स का एक पूरा गुच्छा, मानेंगे आप कि सभी राइटर्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं एग्जाम्स में, मतलब ग्रेड लेवल पे पूछे जाते हैं। तो ये सभी तो आपसे पूछे जाते ही जाते हैं। तो इनके आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सभी मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजी सबसे पहले आपने लिख के रखनी है अपने नोट्स में, एंड देन आपको 1 बाय 1 जितना भी इंपॉर्टेंट मेजर आइडियाज़ जैसे मैं आपको बताती हूँ उन सभी को स्टडी करना है। उसके बाद आपने सिर्फ रिविजन लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQs लगाने हैं। ट्रस्ट मी, जितना अच्छे से आपका PYQ सॉल्व होगा, जितने अच्छे से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस उससे बेहतर होगा, राइट। चलिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, विलियम थैकरे का वैनिटी फेयर, एमिली ब्रॉन्टे का वदरिंग हाइट्स, शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन एयर, ठीक है, जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च, किस तरीके से द वाइट सरकासो सी एसोसिएटेड है विद दिस, है ना। तो आपने इसी तरीके से स्टडी करना है। थॉमस हार्डी का टेस्ट आपको पढ़ के जाना है। कई बार बोल चुकी हूँ, प्रेम ग्रंथ स्टडी कर लेना, बॉलीवुड मूवी है जो बेसिकली पूरा स्टोरी टेस्ट का उसके अंदर उठा के रखा हुआ है। हार्डी का जूड द ऑब्सक्योर, ये भी आपने पढ़ना है। लेविस कैरोल का एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये ओवरऑल सभी आपको स्टडी करनी है। मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फ्रेंड्स, एंड आई कांट सिटिंग इन लाइक दैट मैनर, मुझे बैंड होके बैठना पड़ता है, और मतलब आई कांट कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती। तो मॉडर्न फिक्शन में अभी हम लोग मूव करते हैं 1901 टू 1945। जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, जेम्स जॉयस का यूलिसिस। देखिए मेरी जो पास्ट वीडियोज़ है ना, मैंने ये सभी क्योंकि नॉवेल्स को कई बार, नॉट एक्चुअली वंस, मैनी टाइम आई हैव जस्ट एक्सप्लेन देयर, तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आपको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि क्लासिकल जो हमारे टेक्स्ट था, अभी जो मेडिवल हमने पढ़ा, जो भी हमने रेनेसां पढ़ा, वहाँ से क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया था, दैट्स वाई मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। और वो ट्रिकी थोड़ा आपका होता भी है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बार बार रिवाइज करने के लिए ज़रूरत होता है, मगर ये सब तो हमारे माइंड में छपे होने चाहिए ये सारे, क्योंकि इतने ईजी, इतनी बार रिपीट होते हैं, तो इनको तो हमें हर 2 से 3 दिनों में रिवाइज करना ही करना होता है ना। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस, यूलिसिस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, मिसेस डॉलावे 1925, 1927 आपका टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ के सभी मेजर वर्क्स, सन्स एंड लवर्स देख के जाना इंपॉर्टेंट है। 1913 लॉरेंस का वुमेन इन लव, 1920 अ पैसेज टू इंडिया, 1924 द फ्रेंच काफ्का के आपको देख के जाने हैं। ट्रायल हो गया, विलियम फॉकनर के द साउंड एंड द फ्योरी,
ये सभी आपको वर्क्स देके जाने हैं, क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 100% पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें आपने अवॉइड नहीं करना। ये मत सोचिएगा आई हैव स्टडीड लास्ट, नो, अगेन यू विल हैव टू स्टडी, अगेन यू विल हैव टू रिवाइज टिल योर एग्जामिनेशन। फाइनली गाइज हम लोग पोस्ट मॉडर्न फिक्शन की तरफ आ गए। 1945 टू प्रेजेंट आपका पोस्ट मॉडर्न फिक्शन है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का 1984, विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फाइल्स 1954, मिडनाइट चिल्ड्रन आपका सलमान रश्दी का, हैंडमेड्स टेल आपका मार्गरेट एटवुड का, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बीलव्ड आपका टॉनी मॉरिसन का, एंड डॉन डेलिलियो का वाइट नोजेस, थॉमस पाइथन का ग्रेविटी, रैनवो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड मैनी टाइम इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, इशिगुरु द नोबेल प्राइज विनिंग आपके जो राइटर हैं, द रिमेन्स ऑफ द डे आपको पढ़ना है, झुम्पा लाहिरी का इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडी, शॉर्ट स्टोरीज, पुलित्जर प्राइज विनिंग वर्क। ओवरऑल आपने ये सभी स्टडी करने हैं, एंड मैं अपनी पास्ट वीडियोस में कई बार इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आपसे मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी इनके जितना भी बेसिक मैंने अभी पास्ट कराया था अभी सभी में, तो उसी तरीके से आपने इनको पढ़ना है, कोई स्पेशल वे में आपको उसको स्टडी नहीं करना है। अभी जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा दैट इज़ आपका जो यूनिट 4 मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ नॉन फिक्शन। तो उसमें हम लोग नॉन फिक्शन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एज वाइज, पीरियड वाइज मैं आपको बताऊँगी। तो ओवरऑल अगर आप ये पूरी सीरीज़ मेरी अच्छे से कवर करा लेते हैं और इनके नोट्स अपने पास रख लेना, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है आपने, और प्लीज़ जितना भी मेंबर्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, स्कॉलर एटलीस्ट सेकंड आपने लेना है। अगर आपने अभी जो मेरे रिसेंटली वीडियोस आ रहे हैं, अगर उनका नोट्स आपको चाहिए तो वो आपको स्कॉलर सेकंड से ही मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा अपग्रेड करते हैं तो मोर फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अगर आप स्कॉलर 4 लेते हैं तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक राइट है कि आप मेरे से स्पेसिफिक अपने नोट्स रिक्वायर कर सकते हैं, कोई भी एज, कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स इफ़ यू वांट कि मुझे कंप्लीट सीरीज़ चाहिए या कोई भी नोट मुझे चाहिए फॉर मेरे एग्जामिनेशन के लिए, फर्दर प्रेपरेशन के लिए, विद इन अ वीक आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे आपके स्कॉलर 4 अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज स्कॉलर्स 3rd वालों के लिए स्पेशल थिंग्स हैं, 2nd वालों के लिए मोर हैं, और भाई जो मेंबर्स जो स्कॉलर्स 1 में एसोसिएटेड हैं मेरे, उनको जितनी भी मेरी पास्ट वीडियोज़ हैं, मीन्स नॉट पास्ट एक्चुअली, दे दीज ऑल नोट्स आर रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन टू। उसमें भी मैंने बहुत ब्रिलियंट आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड किए। तो बेसिकली जितना भी रिसेंट वीडियोज़ आ रहा है वो आपको स्कॉलर 2nd से मिलेगा। तो मैं इतना इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो ज्वाइन कर रहे हैं अभी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलर 1st लिया है, तो उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम वो वाला वीडियो हमारा नहीं खुल पा रहा, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा, तो वो इसीलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्कॉलर 2nd में आप नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जितना मनी आप टू जस्ट ईटिंग जंक फूड एंड ऑल थिंग्स आप उड़ा देते हैं, उतने में ही आपको ये रिटर्न नोट्स प्रोवाइड होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने एक रीज़नेबल प्राइस रखा है, क्योंकि ये सभी नोट्स फ्रेंड्स आपको प्रिपेयर करने के बाद फ़ोटो कॉपी होने जाते हैं, तो काफ़ी सारे स्टेप हमको जाना होता है, उसके बाद ये बेसिकली मिलते हैं। तो दैट्स वाई उसी का मैंने चार्ज रखा हुआ है। वाइल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मेरा ये पर्पज़ है कि मैं जस्ट आपको कुछ सेल करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप विलिंग हैं तो उसके लिए आपने एक कंडीशन है, क्योंकि ये मेरे चैनल का भी रिक्वायरमेंट है भाई, मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो इतना तो रिक्वायरमेंट है। और हाँ, अगर आपके पास एक 2nd ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो वाइल वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ माइन यू कैन जस्ट नोट डाउन, ये तो और भी अच्छा ब्रिलियंट वे है। अगर आपके पास आप वर्किंग हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये नोट्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज़ आप मेरे उतने ही अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, उतने ही अच्छे मेरे स्टूडेंट हैं, उतने ही अच्छे स्कॉलर हैं ऑफ कोर्स नेट एग्जामिनेशन के, जैसे कि मेरे मेंबर्स हैं। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।